नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 6 देखेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ फोटो हैं जो आगे भी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता 2। आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की परिभाषा देखेंगे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। आवास के प्रारूप देखेंगे, किस प्रकार रहते थे। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जैसे सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनवाली, गुजरात में धोलावीरा, गुजरात में लोथल। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था देखेंगे। अर्थव्यवस्था में कृषि और शिल्प देखेंगे। जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देखेंगे। कला क्या थी, व्यापार किस प्रकार करते थे, समाज का क्या रहन सहन था और तरीका था, धर्म किस प्रकार के धर्म का पालन करते थे, ये सब चीज़ें देखेंगे। प्रस्तावना सबसे पहले, इस सभ्यता के स्थल पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तथा एक स्थल अफगानिस्तान में है। सभ्यता का क्षेत्र 6,80,000 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच में है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया से 12 गुना अधिक है, इसलिए प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता यही थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता दूसरी और तीसरी शताब्दी BC की शहरी और शासकर संस्कृति थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ तुलना करने के बजाय स्वतंत्र सभ्यता के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। हड़प्पा सभ्यता शब्द का तात्पर्य शहरी चरण से है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का विकास एक लंबी जटिल प्रक्रिया थी। 3 चरण, प्रारंभिक चरण, परिपक्व चरण और परवर्ती चरण में से प्रारंभिक चरण का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर लिया था। अभी हम परिपक्व चरण देखेंगे। परिपक्व हड़प्पा चरण की विशेषताएं, इस चरण की क्या विशेषताएं हैं। नए प्रकार, मतलब शैली में, बनावट में, बर्तनों के रूप में और चित्रकारी में अलग तरह के मर्तबान मिलते हैं। धातु का उपयोग बढ़ रहा था और कांसे की शुरुआत हो गई थी, कांसे का यूज करने लग गए थे। नई धातु की विशेषताओं में कार्बन, कड़ाही, तांबे की पट्टियां, ब्लेड, उस्तरा आदि शामिल थे। सभी इमारतों को 1:2:4 के अनुपात वाली पकी हुई ईंटों का उपयोग करके बनाया गया था। 4,000 से अधिक सिंधु शिलालेख पाए गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चोलिस्तान में गंवरीवाला, कच्छ में धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी जैसी बड़ी बस्तियां थी। वजन और माप की एक आम पद्धति का उपयोग होता था। मोहरों के रूपांकन में एक ही प्रकार की प्रतिमा विद्या का यूज करते थे। अभूतपूर्व नागरिक सुविधाएं जैसे स्नानगृह के साथ विशाल कमरे वाले घर, मजबूत सड़कें, जल निकासी की विस्तृत व्यवस्था, पानी की आपूर्ति प्रणाली आदि थी। आवास के प्रारूप, शहरी और ग्रामीण बस्तियां एक दूसरे पर निर्भर थी। भोजन और श्रम के लिए शहर गांवों पर निर्भर थे। शहरों के सामान तेज ग्रामीण शहरी संपर्क के कारण दूर दराज के गांव तक पहुंच पाते थे। बस्ती के आकार और योजना के स्तर में कोई संबंध नहीं था। जैसे लोथल एक छोटा स्थल था, उसके बावजूद उच्च स्तर की योजना थी, जबकि कालीबंगा दुगने आकार का था लेकिन उसमें उच्च स्तर की योजना नहीं थी। विभिन्न प्रकार की बस्तियां, सबसे बड़ी बस्तियों में मोहनजोदड़ो 200 हेक्टेयर, हड़प्पा 150 हेक्टेयर, गनोरीवाला 81.5 हेक्टेयर, राखीगढ़ी 80 हेक्टेयर, धोलावीरा 100 हेक्टेयर और लखमीरवाला 225 हेक्टेयर हैं। मध्यम आकार की बस्तियां जो 10 से 15 हेक्टेयर में होती थी, जुदिर, जोदानो और कालीबंगा हैं। छोटे आकार की बस्तियां 5 से 10 हेक्टेयर की हैं, जैसे आमरी, लोथल, चौंदड़ो और रोजड़ी। सबसे छोटी बस्तियां हैं जो 5 हेक्टेयर से भी कम थी, अलादीनो, सुरकोटड़ा, नागेश्वर, नौसारो और गाजीसा है। प्रमुख स्थल, अभी प्रमुख स्थल देखेंगे। सिंध में मोहनजोदड़ो है, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा है, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली, गुजरात में धोलावीरा, गुजरात में लोथल। अभी सबसे पहले सिंध में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 टीले हैं, एक पश्चिमी नगर दुर्ग और दूसरा पूर्वी निचला शहर। दोनों टीले एक कृत्रिम चबूतरे पर बनाए गए हैं जिनकी किलेबंदी की गई है। इसकी आबादी लगभग 20,000 से 40,000 थी। जिप्सम गारे की ईंटों से बना महान स्नानागार मिला है, जिसकी लंबाई 14.5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर है। ये वो स्नानागार आप देख सकते हैं। फर्श और उस तक जाने वाली सीढ़ियों को डामर की परत के प्रयोग के माध्यम से जलरोधक बनाया है। महान स्नानागार के पास पुरोहित परिसर और अनकोठर हैं। टीले के दक्षिणी किनारे पर एक सभा भवन है। पूर्वी टीले पर बने घरों के कमरों से घिरा एक आंगन है। कमरों की संख्या भिन्न तथा कुछ घर 2 मंजिला थे,
अधिकांश घरों में शौचालय थे जो शहर की जल निकासी प्रणाली से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत बनाए होंगे उस टाइम पर भी। पानी के लिए शहर में 700 कुएं थे। अनेक घरों में निजी कुएं भी थे। ये फोटो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगाई है ताकि आपको याद रहेगी हर घर में शौचालय था। पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के पास स्थित है। नगर दुर्ग क्षेत्र मोटी मिट्टी की ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है। केंद्रीय गलियारे द्वारा 2 खंड हैं। प्रत्येक खंड में लगभग 5 कमरे हैं। परिसर के दक्षिण में पकी हुई ईंटों के वर्ताकार चबूतरों की एक श्रृंखला है। जले हुए गेहूं और भूसी जो दरारों से पाए गए हैं। अभी रास्ता में कालीबंगा सूख चुकी घग्गर नदी के पश्चिम में स्थित है। स्थल पर पश्चिम में उत्तर नगर दुर्ग का टीला और पूर्व में निचला आवासीय टीला भी है। अंदर नगर दुर्ग को एक दीवार द्वारा उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उत्तरी क्षेत्र में कुछ घर और एक सड़क प्राप्त हुई है। मिट्टी की ईंटों के चबूतरों में से एक में कुछ वेदियां जिसमें राख, लकड़ी का कोयला और चिकनी मिट्टी का प्रशस्त तरपट मिला है। पूर्वी निचले टीले के अवशेषों में भी अग्निवेदियों की खोज की गई है। कुछ घर शायद 2 मंजिला थे। यहाँ पर भी 2 मंजिला घर थे। हरियाणा में बनवाली सूखी रंगाई नदी की दाईं ओर स्थित है। अन्य स्थलों के विपरीत यहाँ का नगर दुर्ग व निचला शहर एक ही परिसर में स्थित हैं। 9 हेक्टेयर का आयताकार संपूर्ण किलाबंद क्षेत्र है। आवासों में नहाने के चबूतरे एवं नालियां हैं। एक बहुकक्षीय कमरा जिसमें मोहरें और बाट मिली हैं उसको एक व्यापारी का घर माना गया है। गुजरात में धोलावीरा यह कच्छ रण के एक द्वीप पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये चारों ओर रण ऑफ कच्छ और ये बीच में धोलावीरा है। ये टापू पर स्थित है। ईंटों की बजाय यहाँ की इमारतें मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाई गई हैं। पानी के संरक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कृत्रिम रूप से निर्मित जलाशय में पानी के स्तर तक पहुँचने के लिए निर्मित बावड़ी है। या बावड़ी देख सकते हैं। 2 के बजाय 3 क्षेत्र हैं। नगर दुर्ग परिसर, मध्य शहर और एक ही किलाबंद परिसर के भीतर स्थित निचला शहर। निचला शहर किले की तरह परिसर में बंद है। अभी तक हमने जितने भी क्षेत्र देखे थे उनमें 2 क्षेत्र थे। धोलावीरा एक ऐसा है जिसमें 3 क्षेत्र मिले हैं। प्राचीर दुर्ग क्षेत्रों के कमरों में से एक में सूचना पट मिला है। ये सूचना पट आप देख सकते हैं। रियल में आप देखेंगे तो इस टाइप का है लेकिन इसमें आपको साफ नहीं दिखाई देगा इसलिए इन चित्रों को दूसरी जगह अच्छे से चित्रित करके दिखाया गया है। अक्सर सफ़ेद कुलनार से बने हैं और एक लकड़ी के पटल पर अंकित हैं। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निचले शहर के निवासियों ने जलाशयों को जमीनी चट्टानों को काटकर बनाया था। आप देख सकते हैं ये जलाशय जमीनी चट्टानों को काटकर बनाए हुए हैं। लगभग 16 जलाशय मिले हैं। गुजरात में लोथल यह हड़प्पा का एक बंदरगाह शहर है। यह माना जाता है कि समुद्र एक समय स्थल के समीप था। नगर दुर्ग और निचला शहर दोनों ही परिसर के अंदर स्थित हैं। शहर के पूर्व में पकाई हुई ईंटों की दीवार से घिरा हुआ बंदरगाह स्थित था। यहाँ पानी को नियमित करने के लिए 2 प्रवेशिका और निकास की नालियां हैं। माल को उतारने के लिए पश्चिम में एक चबूतरा था। अर्थव्यवस्था अभी हम हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के भूभाग में जलोढ़, कछारी मैदान, पहाड़, पठार और समुद्र तट शामिल है। यहाँ अधिक अनाज होता था जो शहरीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा चरण को अलग करती हैं। परिपक्व हड़प्पा चरण में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ गई थी। कृषि और शिल्प दोनों के उत्पादन में वृद्धि हो रही थी। प्रारंभिक हड़प्पा काल में एक ही किसान अंशकालिक पशु चिकित्सक या अंशकालिक बुनकर भी हो सकता था। मुख्य आर्थिक क्षेत्र कृषि और शिल्प हैं। कृषि मुख्य रबी या सर्दी की फसलों में गेहूं, जौ, मटर, छोले, तिल, सरसों और मसूर थी। खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसलों जैसे बाजरा, चावल की खेती में वृद्धि इस चरण को प्रारंभिक हड़प्पा से अलग करती है। ये प्रारंभिक हड़प्पा में ये चीज़ें कम थी, अभी बढ़ गई थी। बनवाली और बहावलपुर से एक पक्की मिट्टी का बना हल मिला है। कालीबंगा में समकोण पर जुते हुए जालीदार प्रारूप वाले खेत मिले हैं। समकोण यानी इस प्रकार से जुते हुए खेत मिले हैं। संभव है कि एक ही खेत में 2 फसलें जैसे वर्तमान समय में सरसों और कुल्थी चने की दाल अलग अलग हल रेखाओं द्वारा एक साथ उगाए जाते हैं। गुजरात के धोलावीरा में जलाशयों का अस्तित्व था। पशुपालन कृषि तो पशुपालन भी होगा। स्थलों पर पाए जाने वाले पालतू जानवरों में मवेशी, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, ऊंट, हाथी, कुत्ता, बिल्ली और गधा शामिल हैं। मवेशियों का मांस पसंद किया जाता था। मवेशियों और भैंस ने कृषि में भारवाह जानवरों के रूप में मदद की होगी। जंगली भैंस, हिरण, जंगली सुअर, गधा, सियार, कृंतक, चूहा, गिलहरी जैसे कतरने वाले जानवर और खरगोश का शिकार करते थे।
हड़प्पा से समुद्री कैटफिश के सबूत मिलने से लगता है कि तटीय समुदायों ने अंतर्देशीय बस्तियों के साथ सूखी मछली का व्यापार किया होगा। यदि फसलें विफल रही तो वे शिकार पर निर्भर हो जाते थे। अभी देखेंगे शिल्प। कच्चे माल के उपयोग की सीमा के बावजूद शिल्प उत्पादन में विस्तार किया गया था। हड़प्पावासी कांसे की तुलना में तांबे का अधिक उपयोग करते थे। प्रमुख शिल्प कार्य कौन से थे? मृदभांड बनाते थे, धातुक्रम का उपयोग, मन का उत्पादन, प्रकाशित मिट्टी की वस्तुएं, पत्थर की चूड़ियाँ, पाषाण उपकरण उद्योग, सीप प्रौद्योगिकी, सेलखट्टी, भार और नापतोल। सबसे पहले पढ़ेंगे मृदभांड। हड़प्पा के शहरों में मिलने वाले मृदभांड पहिए पर बने और पके सामान्य लाल रंग के सादे और सजाए हुए बर्तन थे। सादे बर्तन भी थे और सजाए हुए बर्तन भी थे। चित्रों को काले रंग से बनाया जाता था और ज़्यादातर में ज्यामितीय या प्राकृतिक आकृति थी। आप देख सकते हो चित्रों को काले रंग से बनाया गया है। इसमें पीपल की पत्तियां, मछली के सल्क और वर्त शामिल है जो प्रारंभिक हड़प्पा चरण से जा रहे थे। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। मछली के सल्क और पीपल की पत्तियां जैसे ये प्रारंभिक हड़प्पा चरण में भी थे और परिपक्व हड़प्पा चरण में भी थे। मृदभांड साधारण स्त्री गुंडी सजावट वाले छोटे बर्तन, रेखा चित्र नुमा फूलदान, नुकीले आधार पर टिके प्याली जैसी आकृतियां हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौशेरो और चंदड़ो में मृदभांडों की भट्टियां पाई गई हैं। धातुक्रम। हड़प्पावासियों को तांबा, सोना, चांदी की जैसी धातु तथा कलाई रांगा, संख्या, सीसा, गिल्ट, जस्ता जैसी मिश्र धातुओं के बारे में भी पता था। तांबे का प्रयोग हथियारों के रूप में और कृषि उपकरणों जैसे दरांती, बढ़ईगिरी के उपकरण जैसे छेनी, आभूषणों जैसे सुरमा सिलाइयों, अंगूठियों, चूड़ियों, कर्णफूलों और अन्य वस्तुओं जैसे मछली पकड़ने वाले कांटे, सुइयों, तवा और मूर्तियों में किया जाता था। हड़प्पावासियों को लोहारी, गर्की यानी धातु को गर्म या ठंडा करके जोड़ना जैसी तकनीकें पता थी। लोथल में 16 तांबे की भट्टियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो में एक ईंट से बने गड्ढे में बड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड की खोज की गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अलादीनों से सोने और चांदी के आभूषण मिले थे। अभी देखेंगे मन का उत्पादन। हड़प्पावासियों द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध कलाकृति उनके मनके हैं। इंद्रगोप के मनके निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हैं। कीमती धातुओं के मनके और अर्धकीमती पत्थरों जैसे गोमेद, सूर्यकांत मणि, सेलखट्टी, लाजवर्द के मनके बनाने के बारे में जानकारी उपलब्ध थी। ये आप देख सकते हैं इंद्रगोप, सूर्यकांत मणि, गोमेद, लाजवर्द और सेलखट्टी इस प्रकार के होते हैं। हमारे पास पक्की मिट्टी, हड्डी, प्रकाशित मिट्टी और सीप के बने मनके भी हैं। परिपक्व चरण में सबसे महत्वपूर्ण विकास कठोर अर्ध कीमती पत्थरों को छिद्रित करने के लिए सख्त बेदनी का उपयोग था। मोहनजोदड़ो, चंदड़ो और लोथल से मनके बनाने की कार्यशालाएं बरामद हुई हैं। मिट्टी की प्रकाशित वस्तुएं। कई हड़प्पा स्थलों से मनकों, चूड़ियों, कर्णफूलों और मूर्तियों के रूप में प्रकाशित मिट्टी की अनेक वस्तुओं को प्राप्त किया गया है। ये बिल्लौर नामक चमकीले पत्थर से निर्मित एक कृत्रिम सामग्री से बनी होती थी। ये बिल्लौर आप देख सकते हैं, ये धातु की मूर्ति है, ये पत्थर की नहीं है। इसकी तकनीकी जटिलता को देखते हुए उन्हें समाज के अभिजात या उत्कृष्ट वर्ग के उपयोग की वस्तु कहा जाता है। देखेंगे पत्थर की चूड़ियाँ। पत्थर के पत्थर स्टोनवेयर नामक शब्द भ्रामक है क्योंकि वस्तुएं पत्थर की नहीं बल्कि पक्की मिट्टी की बनी होती थी। इन चूड़ियों की खोज पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बालाकोट और नौशेरा स्थलों पर है। बारीक गूंदी मिट्टी को 1050 से 1100 डिग्री तक के उस तापमान पर गर्म करके बनाया जाता था। सिंधु मोहरों से सील किए गए विशेष कनस्तरों में प्राप्त किया गया है। अन्य चूड़ियों के विपरीत ये अभिलेखित हैं और इन्हें कुम्हारों द्वारा चिन्हित किया गया है। पाषाण उपकरण उद्योग। हड़प्पावासी पत्थर के ब्लेडों और छोटे सूक्ष्म ब्लेडों का इस्तेमाल करते रहे। इन्हें बनाने वाली कार्यशालाएं उत्तरी सिंध में सुकुर, रोहड़ी पहाड़ियों के पास स्थित थी। धातुओं के आगमन से पत्थर के औजारों का अंत नहीं दिखता है। बिल्लौर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बना रहा। कुछ निर्मित ब्लेड 8 सेंटीमीटर और उससे भी लंबे थे। सिंध के अलावा गुजरात में लोथल जैसे स्थल भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्थर के ब्लेडों का निर्माण करते रहे। सीप प्रौद्योगिकी। शंख से निर्मित चूड़ियाँ, करछुल, चम्मच, जड़ने के टुकड़े, सजावटी वस्तुएं जैसे सामान, मकरान, कच्छ और खंबात जैसे तट्टों जैसे सिंध स्थलों से प्राप्त हुए हैं। मकरान तट से बड़ी सीपियों और कच्छ और शायद ओमान से चाइकोरियस सीप और फेसियोलारियस सीप से बने थे। ये आप देख सकते हैं चाइकोरियस सीप और ये फेसियोलारिया सीप।
सीप की वस्तुओं का निर्माण बालाकोट, नागेश्वर, कुंतासी में किया जाता था। कुछ आंतरिक स्थलों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी किया जाता था। कच्चे रूप में सीप अत्यधिक मूल्यवान था और एक महत्वपूर्ण व्यापार वस्तु था। अभी देखेंगे हम सेलखटी। सेलखटी का उपयोग मुख्य रूप से मोहरों के निर्माण में तथा मनकों के उत्पादन में किया जाता था। मोहरें बनाने की कार्यशालाएं हड़प्पा, लोथल, नौशेरा, मोहनजोदड़ो, चंदड़ो में थी। मोहरों पर जानवरों के छोटे सींग वाले बैल, भैंस, बैल, गेंडे, बाघ, मगरमच्छ के चित्र थे। कल्पित जानवरों, जो जानवर रियल में नहीं थे, कल्पना में हो सकते थे, उस टाइप के जानवरों के भी चित्र थे, जैसे एक सींग वाला पशु, सींग वाला बाघ, सींग वाला हाथी। जबकि हाथी और बाघ के सींग नहीं होते, फिर भी इसमें चित्र थे। अधिकांश नमूने चौकोर हैं, लगभग 10% आयताकार भी पाए गए हैं। भार और नापतोल। हड़प्पावासी भार और नाप की एक मानकीकृत पद्धति का उपयोग करते थे। अधिकांश माप घनाकार थे यानी क्यूबिकल थे, बिल्लोर चार्ट्स के बने होते थे। हमारे पास उत्कृष्ट गोमेद और सूर्यकांत मणि के नमूने भी हैं। वजन 8.71 ग्राम के 1 से 64 गुणांकों के रूप में बढ़ते हैं। रैखिक माप के लिए हमें मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा से सीप, हाथीदांत और तांबे से बने मापकों के बारे में पता चलता है। जल निकासी। हड़प्पा बस्तियों की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक उनकी जल निकासी व्यवस्था है। हड़प्पा, कालीबंगा, नौशेरा, चोंदड़ो, आहादिनो, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से ने विस्तृत जल निकासी सुविधाओं के प्रमाण मिले हैं। अलादीनो में पाई जाने वाली नालियां पत्थर की हैं। मोहनजोदड़ो में नालियों के तल में कुल्नार और चूने के लेप्स का भी उपयोग करने का भी सबूत है। जल निकासी में आगे देखते हैं। अधिकतर नालियां ईंट या पत्थर से ढकी हुई थी। अपरिष्कृत तलछट को नाली में जाने से रोकने के लिए जल निकासी प्रणाली में छोटे छोटे तलछट ताल और जाल बनाए गए थे। इन तलछट को समय समय पर एकत्रित किया जाता था। घरों में आमतौर पर स्नानागार बनाए जाते थे। चबूतरे की ढलान, फर्श पर ईंटें, चबूतरे के चारों ओर उठाई गई किनारी, फर्श को प्रदान की गई निर्बाध परिसज्जा, चूने के लेप की परत और ईंट की धूल का उपयोग, इन सभी स्नानगृहों को बनाने में बरती गई अत्यंत सावधानी का संकेत देते हैं। अब देखेंगे कला। सिंधु सभ्यता कला में अपने समकालीनों जितनी समृद्ध नहीं थी, इसके समकालीन जितनी भी अन्य संस्कृतियां थी वो ज़्यादा समृद्ध थी कला में। कुछ मानव और पशुओं की हस्तनिर्मित लघु मूर्तियाँ कांस्य, पक्की मिट्टी, सेलखटी, प्रकाशित मिट्टी से बनाई गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनवाली से पुरुष और स्त्री दोनों की लघु मूर्तियाँ मिली हैं। एक महत्वपूर्ण मूर्ति पुरोहित राजा की है। यह एक पुरुष की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 7 इंच है। आप देख सकते हैं जिसकी ऊंचाई 7 इंच है। नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकृति की आंखें आधी बंद हैं। आप आंखें देख सकते हो, नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित है और आधी बंद हैं आंखें। तिब्बतीय रेखा चित्र से सजाया हुआ एक दुशाला पहना है जो सीने और बाएं कंधे को ढकता है। सीने को और बाएं कंधे को ढकता है। ये दुशाला ओढ़ा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध एक कांस्य लघु मूर्ति है जिसे नर्तकी कहा जाता था। इसकी लंबाई लगभग 11.25 सेंटीमीटर है। इसमें एक स्त्री को दर्शाया गया है जिसका एक हाथ उसके बाएं घुटने से थोड़ा ऊपर और दूसरा कूल्हे पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं एक हाथ घुटने से ऊपर और दूसरा कूल्हे पर है। बाएं हाथ पूरी तरह से चूड़ियों से ढका हुआ है जबकि दाएं हाथ में केवल 4 कंगन हैं। बाएं हाथ यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। दाएं हाथ में केवल 4 चूड़ियाँ हैं। वह 3 लोलकों वाला एक हार भी पहने हुए है। 3 लोलकों वाला हार ये देख सकते हो आप यहाँ पर। उसकी आंखें आधी बंद हैं और बाल एक जुड़े के रूप में बंधे हैं। बालों का जुड़ा कर रखा है और आंखें आधी बंद हैं। उसकी भंगिमा से किसी भी नृत्य मुद्रा का संकेत नहीं है। इस टाइप का नृत्य तो कोई नहीं करता है। ये तो कोई नृत्य की पोजीशन भी नहीं है। किंतु जॉन मार्शल द्वारा इसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया क्योंकि उसने उसे नर्तकियों या नृत्य बालाओं की याद दिलाई थी। अनेक स्थलों से जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं। अभी देखते हैं व्यापार, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। सबसे पहले देखेंगे हम आंतरिक व्यापार। हड़प्पा व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। मकरान और कच्छ तट जैसे सुदूर क्षेत्रों से चूड़ियों के लिए शंख हड़प्पा लाया जाता था। सुकूर रोरी पहाड़ियों से के अनेक स्थलों से बिल्लोर से बने ब्लेड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मुहरों और वजन करने की समरूप पद्धति से एक नियमित आंतरिक व्यापार तंत्र के अस्तित्व का संकेत मिलता है। हर जगह नाप करने के लिए एक जैसे बाट और पद्धति थी। इसका मतलब वहाँ व्यापार होता था। बलूचिस्तान के दक्षिण सिंध के रास्ते से हड़प्पा शहरों को तांबा, शीशा, सूर्यकांत मणि, गोमेद और शिलाजीत की आपूर्ति की है। सिंध के स्थलों ने पंजाब के स्थलों को सीप, शंख,
चकमक पत्थर जैसी सामग्री की आपूर्ति की है। पंजाब दूसरी तरफ राजस्थान, हरियाणा, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कई स्थलों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में शेष स्थलों को सोना, चांदी, शीशा, अर्धकीमती रत्न और तांबा प्रदान किया गया तथा बदले में बिल्लौर और सीप प्राप्त किए गए। भारी व्यापार। पश्चिम एशिया के अनेक स्थलों से कई सिंधु कलाकृतियों की खोज की गई है। मेसोपोटामिया के शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु इंद्रगोप से बने लंबे बेलनाकार नालीदार मनके, इंद्रगोप के नक्काशी किए गए मनके हैं। सिंधु की और सिंधु जैसी मोहरों की प्राप्ति व्यापार के अस्तित्व का समर्थन करती है। ऊर से एक सिंधु बाट प्राप्त किया गया है और टेप गवारा और अलहिबा से हमने एक सिंधु पासा बरामद किया है। नमाजगाह से हड़प्पा सभ्यता में खोजी गई आकृति के समान ही पक्की मिट्टी की एक महालिंगी आकृति को प्राप्त किया है। उत्तर और दक्षिण ईरान के स्थलों को इंद्रगोप से बने मनकों का निर्यात किया जाता था। क्ले निसार से 3 सिंधु जैसी मोहरें प्राप्त हुई हैं। सूसा से सिंधु चिन्हों को दर्शाती एक बेलनाकार और एक वर्ताकार मोहर प्राप्त हुई है। पश्चिम एशिया के अलावा हड़प्पा के अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भी व्यापारिक संपर्क थे। अफगानिस्तान से प्राप्त लाजवर्द और मध्य एशिया से प्राप्त कलाई बहुत मूल्यवान थे। अफगानिस्तान के सेतुगई नामक स्थल संभवतः इस व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। उत्तरी अफगानिस्तान में डेसली पर स्थित महल से हमने सिंधु जैसे तिब्बतीय रूपांकनों वाले पुरावशेषों, सिलखड़ी पत्थरों पर अंकित कुबड़ वाले बेल, शेलखटी से बने वर्गाकार फूलदानों आदि कलाकृतियों की खोज की है। समाज। आर्थिक गतिविधियों से हम समाज के विभिन्न शिल्प विशेषज्ञों, व्यापारियों और किसानों की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। किलों, अनबंडारू जैसी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण एक श्रमिक वर्ग के अस्तित्व को इंगित करता है। मोहरों की उपस्थिति, कलाकृतियों का मानकीकरण, एक समान तौल का उपयोग एक शासक वर्ग के अस्तित्व को इंगित करता है जिसने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को नियमित किया था। हालांकि हड़प्पा धर्म की प्रकृति पर बहस जारी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक पुरोहित वर्ग मौजूद था। शासक। हड़प्पा राजनीतिक व्यवस्था पर बहस के कई मुद्दे शामिल हैं। क्या इसमें कोई एक साम्राज्य था या अलग अलग राज्य थे और एक सामान्य विचारधारा का पालन कर रहे थे? किस तरह के शासकों का अस्तित्व था, निरंकुश या समष्टिगत? क्या सभ्यता एक राज्य या एक मुख्य तंत्र के स्तर पर थी? स्टुअर्ट पिगोट के अनुसार यह एक ऐसा साम्राज्य था जो एक कुशल नौकरशाही द्वारा समर्थित निरंकुश पुरोहित राजाओं द्वारा शासित था। डब्ल्यू फेयर सर्विस के अनुसार केंद्रीकृत शासन को सैन्य प्रवर्तन और एक स्थायी सेना की आवश्यकता होती है, जबकि हड़प्पा शहरों में सैन्य चरित्र का अभाव था। एम के ओनर के अनुसार हड़प्पावासियों में राज्य स्तर और मुख्य तंत्र स्तर दोनों प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं की मौजूदगी थी, जिसमें बड़ी बस्तियां राज्य स्तर पर और सुदूर क्षेत्रों में छोटी बस्तियां मुख्य तंत्र स्तर पर संगठित थी। जे जैकबसन के अनुसार राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यह सभ्यता एक प्रारंभिक राज्य स्तर पर हो सकती है, जैसा कि इसको कमजोर सैन्य घटक और स्त्रीकरण के अशक्त स्तरों को देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता में कोई न कोई राजनीतिक सत्ता या राज्य व्यवस्था अवश्य मौजूद थी जो मेसोपोटामिया या मिस्र के राजतंत्र से भिन्न थी। धर्म। अभी देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का धर्म क्या था। हड़प्पा धर्म की एक प्रारंभिक समझ जॉन मार्शल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने हड़प्पा धर्म और बाद के हिंदू धर्म के बीच में कई समानताएं देखी हैं। कालीबंगन, लोथल और बनावली जैसे स्थलों से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी पीपल के वृक्षों की भी पूजा करते थे, क्योंकि एक मोहर में एक पेड़ को नमन करती 7 आकृतियों को दर्शाया गया है। सींग वाला एक पशु एक पेड़ पर खड़ा है। सप्त ऋषियों के रूप में इन आकृतियों को पहचान करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त बेलनाकार पत्थर के शिवलिंग शिव के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। आद्य शिव मोहर। एक मोहर की पहचान उनके द्वारा आद्य शिव मोहर के रूप में की गई है। इस मोहर में मंच पर बैठी एक पुरुष की आकृति है। यह आप देख सकते हैं, ये मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ से मंच है। उनकी एड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और पैर के अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए हैं। उनकी एड़ियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और पैर के अंगूठे नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं। उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से ढकी हुई हैं और घुटनों पर टिकी हुई हैं। ये देख सकते हो आप, दोनों भुजाएं चूड़ियों से ढकी हुई है और यहाँ घुटनों के ऊपर टिकी हुई हैं। यह मुद्रा योग के मूल बंधासन के समान है। योग में मूल बंधासन है, उसके बराबर समान है। ऐतिहासिक शिव को योग से जुड़ा माना गया है और उन्हें महायोगी के रूप में जाना जाता है, इसलिए शिव को आदि योगी या महायोगी भी कहते हैं। आकृति 6 जानवरों से घिरी हुई है। हाथी, गेंडा, भैंस, बाघ और 2 मृग। तो आप देख सकते हैं, बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है
और दो मृग, यहाँ पर दो मृग हैं। इस आधार पर इनके जानवरों के भगवान या पशुपति के रूप में भी व्याख्या की जा सकती है। यह आकृति तीन मुखी है जो बाद में शिव के कुछ चित्रणों के समान है। मातृ देवी या प्रकृति देवी। इस पुरुष देवता की उपस्थिति के अलावा मार्शल ने सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की भी उपस्थिति को रेखांकित किया है। दो प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हैं, मोहरें और लघु मूर्तियां। मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खोजी गई पंखे के आकार की के सज्जा से सुशोभित मनकों की हार और छोटी स्कर्ट पहने एक स्त्री की कलाकृति को मातृ देवी कहा। ये आप देख सकते हैं, एक छोटी स्कर्ट पहनी है, गले में मनकों का हार पहना है और केस हैं वो पंखे की तरह हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इग्नू के दोस्तों के साथ खासकर इस वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि मैं ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स, बाय बाय।